हैदराबाद। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें छोटे दलों के नेता तीखे सुर और आक्रामक अंदाज में अपने हक की बात करते हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए वो लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, क्योंकि इसी से उनकी राजनीति को जिंदगी मिलती है। लेकिन इस कोशिश में कई बार वो सारी सीमाएं लांघते नजर आते हैं। हमारे साथ AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। असद जी, आपसे सारे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तीखे भाषणों और विवादों को लेकर ये चेहरा अक्सर सुर्खियों में रहा है। ये चेहरा आज मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की राजनीति की पहचान रहे असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा अब देश की राजनीति में भी है। असदुद्दीन लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन असदुद्दीन को अक्सर विवादों के लिए याद किया जाता रहा है। ओवैसी अपने दम पर अपनी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रहे हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। आपके लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी है या सत्ता? दोनों भी जरूरी है मेरे लिए। ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तब ये सवाल ये पैदा होता है कि कितना 50% होगा, कितना 70% होगा, मगर दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो 70% इनमें से क्या है? मेरे ख्याल से 70% सिद्धांत होगा। और आप लगातार बयान देते हैं, बड़े गरम गरम बयान देते हैं। ये आप पहले बयान सोचते हैं कि ये कैसे जाएंगे मीडिया में, कैसे इनको लोग पकड़ेंगे, कैसे इनको उछाला जाएगा, कैसे इनको मरोड़ा जाएगा? सर, मेरे पास तो कोई स्पीच राइटर नहीं है, ना मैं कोई देखकर स्पीच देता हूं। और जाहिर है स्पीच देने, तकरीर करने से पहले एक खाका जहन में होता है। अब उसके बाद अगर मीडिया के दोस्त हमारे उसको आसमान की बुलंदियों पर लेकर चले जाते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। मतलब आप डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी की तरह से नहीं कह सकते कि मेरी स्पीच किसी और ने लिख दी थी। आपके पास नहीं राइटर है ही नहीं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। मैं ओरिजिनल हूँ, जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ। चलिए, आपका एक बयान है, वो सुन लेते हैं। उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या कर दिया? आप इस बयान पर कायम हैं? कैसे आप देखते हैं इसको, या कोई बदलाव है? नहीं, कायम हूं मैं, बिल्कुल कायम हूं उसके ऊपर। इससे आपको मुश्किल क्या है इस नारे से? मुश्किल देखिए, अगर कानून, अगर आपको हमको कोई बात कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है या कानून कह रहा है, तो हम वो आप वहां पर हम बोलेंगे। जब नहीं बोलेगा तो हम क्यों बोलेंगे? और यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैं नहीं कहूंगा। मैं जय हिंद कहने में फख्र महसूस करता हूं और मुझे इत्मीनान होता है, मैं कहूंगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपसे ये नारा बुलवाया जा रहा है इसलिए आप नहीं बोलना चाहते? नहीं, वो भी एक बात है, क्योंकि आज हर एक नैरेटिव ये बन रहा है कि भाई आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मेट, कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप मुल्क से वफादार हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आप उस नैरेटिव से हटेंगे तो आपको फौरन कहा जाएगा कि एंटी नेशनल है और ये देशभक्त नहीं है। मैं नहीं मानता इन बातों को। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। आप ये देखिए, राज्यसभा में एक शायर ने इस पर क्या कहा। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, कि मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया
कि वो नेशनल लीडर है। हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, एक शहर हैदराबाद, एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर। क्या कहेंगे फिर आप इन मैं वेलकम करता हूं उनकी इस बात का। उनको इख्तियार है अपनी बात कहने का, और मैं किसी को रोकता भी नहीं। अगर कोई नारा लगाता है तो मैं कहूँ बिल्कुल लगाइए आप, बिल्कुल, मुझे एतराज नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे फोर्स मत करिए। और दूसरी बात यह है कि मैं तो उस मोहल्ला छोड़िए, मैं तो हैदराबाद की गली का भी लीडर नहीं हूं। मैं नहीं हूं लीडर, मैं शुरू से कह रहा हूं। तीसरी बात यह है कि जब वो तकरीर कर रहे थे राज्यसभा में, उस चेयर पर हामिद अंसारी साहब बैठे थे। उस दिन शेरवानी पहन के बैठे थे वो, तो वो देखना भूल गए शायद। मगर मुझे कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल आप मेरे खिलाफ बोलिए, मगर मुझे आप फोर्स मत करिए। आखिरी बात यह है कि मैं तो ये समझ रहा था कि बड़े काबिल हैं, वो मेरे कपड़ों पे चले गए, इंटेलेक्चुअल बात करते और बोलते भाई ये है नहीं। मैं मानता हूं, मगर फिर भी मैं इनकी बात को वेलकम करता हूं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे भी नारों का विरोध करता हूं जिसमें कहा जाता है कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान, उसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, मगर मैं उनका राइट है, वो उनका जमहूरी राइट है, वो उन्होंने उसको इख्तियार किया, उसको बहुत अच्छा किया। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी को फोर्स मत करिए कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा। यदि किसी मुस्लिम परिवार पे हमला होता है या कोई मुस्लिम यूथ को कोई टॉर्चर किया जाता है तो वहां आप तुरंत पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा अधिकार है क्योंकि वो भी मेरे देश का एक नागरिक है। लेकिन हर राज्य में जो दलितों का दमन हो रहा है वहां कहीं आप जाते हुए नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों? सर, हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप वहां पर जो दलित स्टूडेंट यूनियन है उनको बुलाकर पूछ लीजिए, मैं कब से उनके पास जा रहा हूं। 2001 से मैं बराबर उनके साथ जा रहा हूं। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद सबसे पहले अगर कोई वहां पर गया तो मैं वहां पर गया। जहां पर दलितों पर जुल्म के वाकयात हो रहे हैं वहां पर हमारे मुकामी यूनिट के लोग उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मीडिया में उसको अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है। मेरा मानना यह है कि दलित और मुसलमान इन दोनों की लड़ाई एक ही है। दोनों से नाइंसाफी होती है। कभी अखलाक को मार दिया गया तो ऊना में इस तरह का वाकया होता है। गुजरात जाने में डर लग रहा है आपको? नहीं, गुजरात जाने क्यों डर लगेगा सर, क्यों जाए? अब जाएंगे ना इंशाल्लाह। मुझे इतना पॉपुलर कर दिया वहां पर बाज लोगों ने, मेरे पोस्टर लगा कर। अब तो मैं जाऊंगा कैसा भी, जरूर जाऊंगा, आप देखेंगे। दलित और मुसलमान की जब आप बात करते हैं, बाकी लोग भी हैं समाज में, आप चुनते हैं लोगों को, बांटते हैं, क्योंकि जब तक आप बांटेंगे नहीं तब तक आपकी राजनीति चलती नहीं है। नहीं सर, बुरी बात क्या है? अगर दलित मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के शहरी हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देख लीजिए, अंडर ट्रायल सबसे ज्यादा किसके हैं, और SC/ST एक्ट के वायलेशन देख लीजिए किस पे होता है। तो जाहिर है जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, जिनको उनका इंसाफ नहीं मिलता, तो उनके लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। तो जो लोग आराम से बैठे हैं उनको आराम से बैठने दीजिए, और जो आराम जिनको नहीं मिल रहा है उनको तो आराम पहुंचाना जरूरी, राहत पहुंचाना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, और आपने कहा था कि वो वहां का रास्ता जो है जो जहन्नुम का रास्ता है, कोई किसी स्वर्ग का रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह के आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती है वो भी तो कहीं ना कहीं सुन्नी कट्टरपंथ वहाबी स्कूल से प्रेरित है। आईसिस के खिलाफ मैंने बोला है, और मैं अब से नहीं बल्कि 2 साल से बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। यही तो बात समझने की जरूरत है। और इस लड़ाई में याद रखिए कि अगर आप बांटेंगे वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, शिया, ये नहीं होने वाला। इन तमाम ने आईसिस के खिलाफ कहा है और कहा है कि ये एक ही आवाज में कहा है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन इन तमाम में मुख्तलिफ होंगे, मगर जहां पर आईसिस की बात है सब ने एक होकर कहा है कि ये ना सिर्फ एंटी नेशनल है बल्कि ये दहशतगर्द है, इनका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है कोई। और फिर ये बात भी सामने आई जो आपने किया पिछले दिनों कि आपने कुछ लोगों को कहा जिन पर आईसिस के आरोप थे कि आप उनको मदद देंगे, लीगल मदद देंगे, जिस पर आपके खिलाफ सरूरनगर थाने में केस भी हुआ सेडिशन का। नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि सवाल ये है कि आप उनकी मदद करने गए थे पर आपको देखा ऐसे जा रहा है, जिस तरह की आपकी छवि है कि आप आईसिस की मदद के लिए खड़े हुए हैं। सर 2008 में 7 में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ।
बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोग मारे गए, नमाजी जो जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद 80 लोकल मुसलमान बच्चों को उठाया गया, कई हफ्तों तक मारा पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। ये रिपोर्टेड है ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट कमिश्नर की तरफ से। उसके बाद मालूम हुआ कि वो बच्चे इन्वॉल्व नहीं है और असीमानंद के लोगों ग्रुप को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हमारे मुतालबे पर असेंबली में खड़े होकर अपोलोजाइज किया कि हाँ हमसे गलती हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी को लीगल हेल्प दे रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि अगर वो गिल्टी है तो उनको कानून की सजा मिले। मगर अगर आप ये कहेंगे नहीं आप वकील ही क्यों दिए, अरे भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है लीगल एड। अच्छा अगर आपको मुझसे इख्तलाफ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में सबसे आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला जो टेररिस्ट एक्शन हुआ था वो महात्मा गांधी का कत्ल था। क्या महात्मा गांधी के कातिलों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा ने, जो लोग कठेरे में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे कत्ल करने के बाद महात्मा गांधी को, क्या उनको आपने पैसा नहीं दिया? क्या सरदार पटेल के लेटर्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरदार पटेल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि क्यों आप लोग उनको पैसे जमा कर रहे डिफेंस कमेटी को? और आखिरी बात मुझे समझाइए कि हिंदुस्तान के हमारे 1300 जेल हैं, उसमें करीब 60,000 अंडर ट्रायल मुसलमान हैं, 21% मुसलमान हैं और कन्विक्शन उनका 16% होता है। तो फिर लीगल एड कहां पर गया? आप फंडामेंटल राइट को छीन लेंगे क्या? नहीं छीन सकता कोई उनसे। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तभी आप पर 124A यानी सेडिशन का केस हुआ सरूरनगर पुलिस स्टेशन में, तो ये भी एक बात है ना। करीमनगर में भी केस बुक हुआ और सरूरनगर में। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप जब कभी भी चाहें आ जाइए, या मैं आपके पास आ जाता हूं, ले जाकर मुझे आपका मेहमान बना लीजिए। मैं जेल जाने तैयार हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं कौन से कानून का वायलेशन किया हूं। मैं लिख जाइए, जेल में डालिए मुझे, मैं आपका मेहमान बनने तैयार हूं। क्योंकि हमारे ससुराल में तो खुशामद नहीं होती शादी के बाद, तो ठीक है आप करिए, ले जाकर हमको रखिए जेल में, हमको इतराज नहीं है बिल्कुल। टेलीविजन पर बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें बताते रहे। एक बात सुन लीजिए इनकी। It is used as a tactic of war in which the Amir, the head, the leader of the army of the country gives permission that if it is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it, in these cases it may be permitted. आप कहना क्या चाहते हैं इस पर? मेरा मानना यह है कि जो मैंने रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ बैठा हूं और उनसे पूछा हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग की इजाजत नहीं देता, इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? जो ये इनका ओपिनियन होगा, ये इनका, इनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे? मैं तो इनका